आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई दुश्मन बाहर से आने वाला नहीं है। आपका अपना माइंड ही काफी है। वही माइंड जो आपको सुबह कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। वही माइंड जो फेलियर के बाद कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। वही माइंड जो गुस्से में एक ऐसा मैसेज भेजवा देता है जिसका रिग्रेट आपको कई दिनों तक रहता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके डिसीजंस कब आपके हाथों से निकलकर आपके इमोशंस के हाथ में चले गए। लेकिन सोचिए, आप अपने थॉट्स को नोटिस करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन को ट्रेन करना और फियर, ईगो और डिजायर से डिटैच होना सीख जाएं, तो क्या आपका वही माइंड आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के बजाय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? इस जर्नी में आप जानेंगे कि आपका ब्रेन आपको कंफर्ट के नाम पर कैसे रोकता है। एक छोटा सा मेंटल पॉज आपके डिसीजंस को कैसे बदल सकता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है और सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को दबाते नहीं, उन्हें डायरेक्ट करना कैसे सीखते हैं। सबसे बड़ा सीक्रेट अंत में है। माइंड को मास्टर करने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसे सही डायरेक्शन देना है। अगर आप सच में अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि बुकपीडिया आपको ऐसी पावरफुल बुक इनसाइट्स देता रहे तो कमेंट में लिखिए, मास्टर योर माइंड। अब शुरू करते हैं उस इनविजिबल एनिमी की कहानी जो हर दिन आपके साथ चलता है। चैप्टर 1, हाउ योर अनकंट्रोल्ड माइंड कंट्रोल्स यू। एक ठंडी सुबह एक आदमी की आंखें खुली तो उसके सामने अपनी जिंदगी का कोई साफ भविष्य नहीं था। उसके पास न पैसा था, न फ्रीडम, न यह सर्टेनिटी कि वह अगली सुबह देख भी पाएगा या नहीं। वह आदमी था विक्टर फ्रैंकल, एक साइकाइट्रिस्ट जिसे नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर लिया गया था। भूख, थकान, अपमान, डर और अपने प्रियजनों से बिछड़ने के बीच भी फ्रैंकल ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिसे कोई गार्ड उससे छीन नहीं सकता था, उसके अंदर की प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। बाहर की दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक छोटी सी जगह अब भी ऐसी थी जहां वह तय कर सकता था कि किसी परिस्थिति को अपने पूरे अस्तित्व पर हावी होने देना है या नहीं। यही रियलाइजेशन इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल लड़ाई की ओर इशारा करता है। हमारा सबसे खतरनाक एनिमी हमेशा बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं होता। कई बार वह हमारे अपने माइंड के अंदर होता है। एक ऐसा माइंड जो हमें डराता है, बहाने देता है, कंपैरिजन करवाता है, छोटी असफलता को बड़ी हार बना देता है और टेम्पररी इमोशंस को परमानेंट ट्रूथ की तरह पेश करता है। सोचिए, आपको सुबह जल्दी उठकर अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल पर काम करना है। अलार्म बजता है, आपको पता है कि उठना जरूरी है, लेकिन माइंड तुरंत एक आसान रास्ता दिखाता है, बस 5 मिनट और। 5 मिनट धीरे धीरे आधे घंटे में बदल जाते हैं। फिर गिल्ट आता है। आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि कल से डिसिप्लिन शुरू होगा, लेकिन अगले दिन वही आवाज फिर लौट आती है। यही अनकंट्रोल्ड माइंड की असली ताकत है। वह हमेशा आपको कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर नहीं करता। वह छोटे छोटे कंफर्टेबल डिसीजंस को इतना अट्रैक्टिव बना देता है कि आप धीरे धीरे अपनी बड़ी डायरेक्शन खो देते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ाई के बजाय बार बार फोन चेक करता है। एक एंटरप्रेन्योर डिफिकल्ट डिसीजन को टालता रहता है। एक ट्रेडर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लेता है। कोई व्यक्ति क्रिटिसिज्म सुनते ही गुस्से में जवाब दे देता है और बाद में पछताता है। बाहर से ये अलग अलग समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन पैटर्न छिपा हो सकता है। इंसान अपने माइंड की पहली रिएक्शन को ही अपना फाइनल डिसीजन समझ रहा है। मान लीजिए किसी ट्रेडर को लगातार 2 लॉसेस मिलते हैं। पहला लॉस उसकी स्ट्रेटेजी का नॉर्मल हिस्सा हो सकता है, लेकिन दूसरा लॉस उसके ईगो को चोट पहुंचा देता है। माइंड तुरंत कहता है, पैसा वापस निकालो। वह बिना सेटअप के अगली पोजीशन लेता है। फिर लॉस होता है। अब फ्रस्ट्रेशन कहती है, साइज बढ़ाओ। कुछ ही देर में एक छोटा नुकसान इमोशनल स्पाइरल बन जाता है। मार्केट ने उसे मजबूर नहीं किया था, उसके अनकंट्रोल्ड थॉट्स और इमोशंस ने उसके हाथ से डिसीजन मेकिंग छीन ली थी। यही चीज रियल लाइफ में भी होती है। कोई आपको इग्नोर करता है और आपका माइंड तुरंत कंक्लूजन बना लेता है कि शायद आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कोई दूसरा सफल होता है और आपका माइंड कहता है कि आप पीछे रह गए हैं। कोई अपॉर्चुनिटी मुश्किल लगती है और फियर आपको कन्विंस कर देता है
कि आप इसके लायक नहीं हैं। ध्यान दीजिए, घटना और आपकी इंटरप्रिटेशन एक ही चीज नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड माइंड इन दोनों के बीच का फर्क मिटा देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपने थॉट्स पर शायद ही कभी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी अपनी आवाज में आते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहे कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो आप शायद विरोध करेंगे, लेकिन जब यही बात आपका अपना माइंड कहता है, तो आप उसे सच मानने लगते हैं। यहीं से इनर एनिमी मजबूत होता है। लेकिन हर थॉट फैक्ट नहीं होता, हर इमोशन इंस्ट्रक्शन नहीं होता, हर डिजायर को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। आपके मन में आया एक थॉट सिर्फ एक थॉट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। डर का मतलब यह नहीं कि खतरा निश्चित है। डाउट का मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। इस फर्क को समझना मेंटल कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। आपको अपने माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि माइंड आपका दुश्मन नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब माइंड बिना अवेयरनेस के स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है। आपका गोल यह होना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील वापस आपके हाथ में आए। जब गुस्सा आए, तुरंत बोलने के बजाय एक पल रुकना। जब डर आए, उससे भागने के बजाय पूछना कि डर वास्तव में किस चीज का है। जब टेम्पटेशन आए, खुद से पूछना कि क्या यह डिसीजन मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड है। यही छोटे पॉजेस धीरे धीरे फ्रीडम पैदा करते हैं। विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि परिस्थितियां हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन हमारी इंटरनल रिस्पॉन्स की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती। आपकी जिंदगी में कंसंट्रेशन कैंप जैसी परिस्थितियां न हो, फिर भी आपका माइंड रोज छोटे छोटे बैटल्स लड़ता है। कंफर्ट बनाम डिसिप्लिन, फियर बनाम करेज, इम्पल्स बनाम पेशेंस, ईगो बनाम रियलिटी। और इन बैटल्स का रिजल्ट ही धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, हैबिट्स और फ्यूचर बनाता है। इसीलिए शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है। शायद समस्या यह है कि आपका माइंड जिस दिशा में आपको ले जा रहा है, आपने कभी रुककर यह पूछा ही नहीं कि वह दिशा आपकी अपनी है भी या नहीं। क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड की आवाज और अपनी कॉन्शियस चॉइस के बीच फर्क पहचान लेंगे, उसी दिन आपको दिखाई देगा कि आपके अंदर एक और भी पावरफुल फोर्स मौजूद है। लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने थॉट्स को देखना सीखना होगा, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते, उसे कंट्रोल करना लगभग असंभव है। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ अवेयरनेस। एक छोटी सी गलती ने एक बार एक आदमी को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानेमन ने अपने रिसर्च में बार बार दिखाया कि इंसानी माइंड कई सिचुएशंस में बिना कॉन्शियस एफर्ट के तुरंत कंक्लूजन्स बनाने लगता है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह बात किसी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं दिखती। यह उस मोमेंट में दिखाई देती है जब कोई आपको एक मैसेज करता है और आप रिप्लाई पढ़ने से पहले ही उसका मीनिंग तय कर लेते हैं। यह तब दिखाई देती है जब बॉस का चेहरा थोड़ा सीरियस होता है और आपका माइंड तुरंत सोचने लगता है, शायद मैं ट्रबल में हूं। यह तब दिखाई देता है जब कोई फ्रेंड आपकी कॉल नहीं उठाता और कुछ ही सेकंड्स में दिमाग कहानी बना देता है, वह मुझसे नाराज है। ध्यान दीजिए, घटना सिर्फ इतनी थी कि कॉल नहीं उठी, बाकी पूरी कहानी आपके माइंड ने बनाई। यही वह जगह है जहां अवेयरनेस आपकी जिंदगी में एक इनविजिबल सुपर पावर की तरह काम करती है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को उसी समय पहचान पाना जब वे पैदा हो रहे हों। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तब तक आप अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका माइंड हर दिन हजारों थॉट्स जनरेट करता है। उनमें से कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से आते हैं, कुछ फियर्स से, कुछ डिजायर से, और कुछ सिर्फ रैंडम मेंटल नॉइज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को ट्रूथ समझ लेते हैं। अगर माइंड कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो हम कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। अगर माइंड कहता है लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो हम अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी छिपाने लगते हैं। अगर माइंड कहता है अगर मैं फेल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तो हम रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, वे बिलीफ्स बन जाते हैं, और बिलीफ्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हैं। अवेयरनेस इस चेन को तोड़ती है। मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया।
अनअवेयर माइंड तुरंत कंक्लूजन बना सकता है, मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन अवेयर माइंड एक कदम पीछे हटकर कहता है, मुझे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इनकेपेबल हूं। घटना वही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल गई। यही छोटा सा डिफरेंस आपकी इमोशनल लाइफ को ड्रामेटिकली बदल सकता है। अवेयरनेस आपको इमोशंस को सप्रेस करना नहीं सिखाती, यह आपको इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखाती है। जब गुस्सा आए तो तुरंत उसे एक्शन में बदलने के बजाय पहचानिए, मैं अभी एंग्री हूं। जब जेलसी आए तो खुद को बुरा इंसान कहने के बजाय पूछिए, दूसरे की सक्सेस मुझे अनकंफर्टेबल क्यों कर रही है। जब एंग्जाइटी आए तो उससे भागने के बजाय पूछिए, मैं किस फ्यूचर सिनेरियो को अभी सच मान रहा हूं। जैसे ही आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं, आप उसके और अपने बीच थोड़ी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना लेते हैं, और इसी डिस्टेंस में चॉइस पैदा होती है। यही रीजन है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में कंप्लीटली अलग रिएक्शंस दे सकते हैं। एक व्यक्ति क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाता है, दूसरा उसी क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह इस्तेमाल कर लेता है। एक व्यक्ति फेलियर के बाद खुद को यूजलेस मान लेता है, दूसरा उसी फेलियर को इंफॉर्मेशन समझता है। डिफरेंस हमेशा इंटेलिजेंस का नहीं होता, कई बार डिफरेंस अवेयरनेस का होता है। जो व्यक्ति अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकता है, वह अपने ऑटोमेटिक पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देता है। उसे पता चलने लगता है कि कब वह प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कब अननेसेसरी कंपैरिजन करता है, कब इमोशनल स्पेंडिंग करता है, कब एंगर में बोलता है और कब फियर के कारण अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है। और यही ऑब्जर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बन जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी कमरे में अंधेरे में खड़े हैं। कमरे में चीजें पहले से मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे। जैसे ही लाइट ऑन होती है, फर्नीचर अचानक पैदा नहीं होता, वह पहले से वहीं था, बस अब आप उसे देख सकते हैं। अवेयरनेस भी आपके माइंड के साथ यही करती है। वह आपके थॉट्स को पैदा नहीं करती, वह उन्हें विजिबल बनाती है। लेकिन यहां एक सटल डेंजर भी है। कई लोग अवेयरनेस को ओवरथिंकिंग समझ लेते हैं। अवेयरनेस का मतलब हर थॉट को एनालाइज करते रहना नहीं है। इसका मतलब है थॉट को पहचानना और उसे तुरंत अपना आदेश न बनने देना। अगर माइंड कहता है आज काम करने का मूड नहीं है, तो अवेयरनेस कहती है ठीक है, मूड नहीं है, लेकिन क्या फिर भी मुझे काम करना चाहिए। अगर माइंड कहता है उसे जवाब देकर मैं उसे सबक सिखाऊंगा, तो अवेयरनेस पूछती है क्या यह रिएक्शन मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सही है। यही छोटे पॉजेज आपकी आइडेंटिटी को बदलना शुरू करते हैं, क्योंकि जिंदगी के बड़े बदलाव अक्सर किसी बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं आते। वे उन छोटे मोमेंट से आते हैं जहां पहले आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते थे और अब कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थॉट्स को पहचान लेना सिर्फ शुरुआत है। असली चैलेंज तब सामने आता है जब अवेयरनेस आपको दिखा देती है कि आपके अंदर एंगर, फियर, ईगो और डिजायर कितनी तेजी से उठते हैं, क्योंकि उन्हें देखना एक बात है और उनके सामने शांत रहकर सही फैसला लेना बिल्कुल दूसरी। और अगली लड़ाई यहीं से शुरू होती है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल। कल्पना कीजिए, एक कोर्ट रूम में सैकड़ों लोग बैठे हैं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके खिलाफ फैसला आने वाला है। उसकी धड़कन तेज है, हाथ कांप रहे हैं और उसे पता है कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब उसके पास दो रास्ते हैं। वह अपने फियर को अपने एक्शंस का मालिक बना दे, या उस फियर को महसूस करते हुए भी अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखे। यही अंतर इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्लेवरी के बीच होता है। जिंदगी में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब हमारे इमोशंस हमें किसी दिशा में धकेलने की कोशिश न करें। कभी एंगर हमें तुरंत जवाब देने के लिए उकसाता है, कभी फियर हमें पीछे हटाता है, कभी एक्साइटमेंट हमें बिना सोचे डिसीजन लेने पर मजबूर करती है, और कभी जेलसी हमें किसी दूसरे की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करवाती है। इमोशन बुरा नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब इमोशन डिसीजन मेकर बन जाता है। सोचिए, किसी ने आपके सामने ऐसी बात कह दी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपका शरीर तुरंत रिएक्ट करता है, हार्ट बीट बढ़ती है, मसल्स टेंस होते हैं और माइंड जवाब तैयार करने लगता है। उस मोमेंट में आपको लगता है कि तुरंत जवाब देना जरूरी है, लेकिन अक्सर कुछ मिनट बाद वही व्यक्ति सोचता है, काश मैंने उस समय चुप रहना चुना होता।
यही इमोशनल रिएक्शन का ट्रैप है। इमोशन एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन वह हमेशा सही इंस्ट्रक्शन नहीं होता। गुस्सा आपको बता सकता है कि कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि गुस्से में लिया गया एक्शन सही हो। फियर आपको डेंजर के बारे में अलर्ट कर सकता है, लेकिन हर डर वास्तविक खतरे का प्रमाण नहीं होता। एक्साइटमेंट आपको एनर्जी दे सकती है, लेकिन हर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी वैल्यूएबल नहीं होती। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इमोशन को महसूस करना, उसे समझना और फिर तय करना कि उसके साथ क्या करना है। एक प्रोफेशनल एथलीट को देखिए, मैच के आखिरी सेकंड्स में प्रेशर अपने पीक पर होता है। दर्शकों का शोर, स्कोरबोर्ड का दबाव और जीतने की इच्छा, सब कुछ एक साथ मौजूद होता है। लेकिन अगर खिलाड़ी हर इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करने लगे तो उसकी परफॉर्मेंस कोलैप्स कर सकती है। इसीलिए ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती, माइंड की भी होती है। वह सीखता है कि प्रेशर के बीच ब्रीदिंग स्टेडी कैसे रखनी है, अटेंशन वापस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लानी है और अगले एक्शन पर फोकस कैसे करना है। यही प्रिंसिपल आपकी डेली लाइफ में भी लागू होता है। जब कोई मैसेज आपको ट्रिगर करे, तुरंत रिप्लाई करने के बजाय थोड़ी देर रुकना इमोशनल वीकनेस नहीं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको बहुत एक्साइटेड करे, तुरंत पैसा या कमिटमेंट लगाने के बजाय फैक्ट्स देखना मैच्योरिटी है। जब फेलियर आपको अंदर से तोड़ने लगे, उस इमोशन को एक्सेप्ट करते हुए भी अगले छोटे एक्शन पर लौटना रेजिलियंस है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, या मैं इमोशनल पर्सन हूं, मैं खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन पर्सनैलिटी और पैटर्न में फर्क होता है। अगर कोई रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, एक ट्रेंड पैटर्न भी हो सकता है। और जो पैटर्न ट्रेन हुआ है, उसे रिट्रेन भी किया जा सकता है। इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत उस छोटे पॉज से होती है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच पैदा होता है। किसी ने कुछ कहा, अब जवाब देने से पहले एक सांस। किसी ने आपको प्रोवोक किया, फिर एक पॉज। कोई टेम्पटेशन सामने आया, फिर एक सवाल, अगर मैं यह अभी करूंगा तो कल इसका क्या परिणाम होगा। यह पॉज बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन इसी छोटे स्पेस में कॉन्शियस चॉइस पैदा होती है। यही वह जगह है जहां अवेयरनेस प्रैक्टिकल पावर में बदलती है। आपने अपने माइंड के थॉट्स को देखना शुरू कर दिया था, अब आपको अपने इमोशंस के साथ रहना सीखना है, क्योंकि थॉट अक्सर एक स्पार्क होता है और इमोशन उस स्पार्क को फायर बना सकता है। अगर आपने उस फायर को पहचान लिया तो आप उसे उपयोगी एनर्जी में बदल सकते हैं। अगर नहीं पहचाना तो वही फायर आपके रिलेशनशिप्स, मनी, करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट तक को नुकसान पहुंचा सकता है। इतिहास में बड़े डिसीजंस अक्सर सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं लिए गए। प्रेशर में इमोशनल स्टेबिलिटी ने भी उनकी दिशा तय की। व्यक्तिगत जिंदगी में भी यही सच है। कई बार आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन उस मोमेंट में लिया जाता है जब आप सबसे ज्यादा एंग्री, स्केर्ड या एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए इमोशनल मास्टरी का असली टेस्ट शांत दिनों में नहीं, बल्कि उन मोमेंट्स में होता है जब आपके अंदर तूफान चल रहा हो, और जब आप उस तूफान के बीच भी स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना सीख जाते हैं, तब अगली शक्ति सामने आती है। क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद भी एक और एनिमी आपका इंतजार कर रहा होता है। वह आवाज जो कहती है, मुझे पता है क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा। और यही आवाज डिसिप्लिन की असली परीक्षा बन जाती है। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ डिसिप्लिन। एक रात एक आदमी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में बैठा था। उसके पास कोई ग्लैमरस ऑफिस नहीं था, कोई बड़ी टीम नहीं थी और सफलता की कोई गारंटी भी नहीं थी। उसका नाम था हार्लैंड सैंडर्स, जिसे दुनिया बाद में KFC के फाउंडर के रूप में जानने लगी। उम्र बढ़ चुकी थी, कई जॉब्स और बिजनेस अटेम्प्ट्स असफल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, बार बार कोशिश करने की विलिंगनेस। उनकी कहानी इसलिए पावरफुल नहीं है कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट एम्पायर बनाया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस मोमेंट में एक्शन लेना जारी रखा जब उनका माइंड उन्हें हार मानने के 1000 कारण दे सकता था। यही डिसिप्लिन का असली मीनिंग है। डिसिप्लिन का मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी वह करना जो आपके लिए जरूरी है।
बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है कि पढ़ाई करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पैसा बचाना है, बिजनेस पर काम करना है, स्किल सीखनी है या अपने गोल के लिए रोज कुछ करना है। नॉलेज की कमी नहीं होती। समस्या उस मोमेंट में आती है जब कंफर्ट सामने खड़ा होता है और डिसिप्लिन पीछे हटने लगता है। आपका माइंड कहता है आज बहुत थक गए हो, फिर कहता है कल से सीरियसली शुरू करेंगे, फिर एक और एक्सक्यूज आता है अभी सही टाइम नहीं है। और अगर आप हर बार इस आवाज को फॉलो करते हैं तो आपका फ्यूचर धीरे धीरे आपके प्रेजेंट कंफर्ट के हाथों बिकने लगता है। डिसिप्लिन उस आवाज से लड़ने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है उस आवाज को सुनकर भी सही एक्शन लेना। सुबह अलार्म बजता है, माइंड कहता है सो जाओ, डिसिप्लिन कहता है उठो। वर्कआउट मुश्किल लगता है, माइंड कहता है आज रेस्ट कर लो, डिसिप्लिन कहता है कम से कम शुरू तो करो। काम बोरिंग है, माइंड डिस्ट्रैक्शन खोजता है, डिसिप्लिन अटेंशन वापस लेकर आता है। यही छोटे मोमेंट्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। एक दिन की डिसिप्लिन आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगी, लेकिन हजारों छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। वे सिस्टम्स और रूटीन्स बनाते हैं ताकि हर डिसीजन के लिए विल पावर खर्च न करनी पड़े। अगर आप रोज यह डिसाइड करेंगे कि वर्कआउट करना है या नहीं, पढ़ना है या नहीं, काम करना है या नहीं, तो आपका माइंड हर दिन नेगोशिएशन करेगा। लेकिन जब कोई बिहेवियर रूटीन बन जाता है तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है। डिसिप्लिन धीरे धीरे डिसीजन से आइडेंटिटी बन जाता है। आप यह नहीं कहते मुझे आज पढ़ना चाहिए, आप कहते हैं मैं वह व्यक्ति हूं जो रोज पढ़ता है। यह छोटा लिंग्विस्टिक शिफ्ट भी पावरफुल है, क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी सेल्फ इमेज को रीइंफोर्स करने लगता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना भी नहीं है। बहुत लोग एक्सट्रीम रूटीन बनाते हैं, कुछ दिनों तक उसे फॉलो करते हैं और फिर कंप्लीटली छोड़ देते हैं। रियल डिसिप्लिन सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर आप रोज 10 घंटे काम करने का प्रॉमिस करते हैं लेकिन 3 दिन बाद बर्नआउट हो जाते हैं, तो वह डिसिप्लिन नहीं, टेम्पररी इंटेंसिटी है। बेहतर है कि आप ऐसा कमिटमेंट बनाएं जिसे लंबे समय तक निभाया जा सके। छोटी शुरुआत, कंसिस्टेंट रेपिटेशन और क्लियर स्टैंडर्ड्स यही मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करता है। दूसरे व्यक्ति के पास मोटिवेशन आने पर ही 3 घंटे काम करने का पैटर्न है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति शायद आगे निकल जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ने उसके लिए कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर दिया। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ रिजल्ट नहीं होता, इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड सेल्फ ट्रस्ट है। जब आप खुद से किया हुआ छोटा प्रॉमिस भी निभाते हैं तो आपका माइंड सीखता है कि आपकी अपनी बात की वैल्यू है। लेकिन जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि कल से बदलूंगा और फिर नहीं बदलते, तो धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट कमजोर होता जाता है। फिर गोल बड़ा होने से पहले ही अंदर से डाउट पैदा हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन का पहला बैटलफील्ड दुनिया नहीं, आपका अपना वर्ड है। आपने खुद से जो कहा, क्या आप उसे निभाते हैं? यही सवाल आपकी मानसिक शक्ति को डिफाइन करता है। और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन आप फेल होंगे, कुछ दिन एनर्जी नहीं होगी। फर्क यह है कि डिसिप्लिन्ड व्यक्ति एक खराब दिन को खराब जिंदगी नहीं बनने देता। वह गिरने के बाद रूटीन पर वापस आता है। यही रेजिलियंस है। धीरे धीरे माइंड समझने लगता है कि कंफर्ट हमेशा कमांड नहीं दे सकता, डिजायर हमेशा डिसीजन नहीं ले सकती, इमोशन हमेशा डायरेक्शन नहीं तय कर सकता। अब स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में आने लगता है। लेकिन जैसे जैसे डिसिप्लिन मजबूत होता है, एक और सटल एनिमी सामने आता है। कभी कभी प्रॉब्लम यह नहीं होती कि आप एक्शन नहीं ले सकते। प्रॉब्लम यह होती है कि आप किसी चीज को इतना पकड़ लेते हैं कि वही चीज आपको कंट्रोल करने लगती है। मनी, सक्सेस, अप्रूवल, रिलेशनशिप्स, स्टेटस या अपनी सही होने की जरूरत। और जब इंसान किसी रिजल्ट से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है, तब उसके भीतर फियर पैदा होता है कि अगर यह चीज चली गई तो मैं कौन रहूंगा। यहीं से अगली परीक्षा शुरू होती है। क्या आप अपने गोल्स को पूरी ताकत से परस्यू कर सकते हैं, बिना उन्हें अपनी मानसिक शांति का मालिक बनाए? चैप्टर 5, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। 1997 में एक युवा एथलीट के सामने ऐसा मोमेंट आया जहां पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही थी।
वह जानता था कि उसके पास जीतने का मौका है, लेकिन साथ ही यह भी जानता था कि अगर वह जीत के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगा तो प्रेशर उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि हाई लेवल परफॉर्मर्स बार बार एक कठिन लेसन सीखते हैं। आपको अपना बेस्ट देने के लिए रिजल्ट की जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट छोड़नी पड़ती है। असली डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको अपने गोल्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप गोल के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन अपनी मेंटल पीस को उसके रिजल्ट के हवाले न करें। जिंदगी में सबसे ज्यादा सफरिंग कई बार उस चीज से नहीं आती जिसे हमने खो दिया, बल्कि उस चीज से आती है जिसे हम खोने की कल्पना से ही डरने लगते हैं। एक बिजनेसमैन पैसा कमाता है और फिर उसे खोने का डर उसे लगातार एंग्शियस रखता है। एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स चाहता है और धीरे धीरे उसका पूरा सेल्फ वर्थ मार्क्स से जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है कि सामने वाले का मूड उसके पूरे दिन की खुशी तय करने लगता है। कोई ट्रेडर प्रॉफिट का इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि छोटा लॉस भी उसके ईगो पर हमला बन जाता है। चीजें बाहर से अलग हैं, लेकिन अंदर एक ही पैटर्न काम कर रहा है, अटैचमेंट। जब हम किसी व्यक्ति, रिजल्ट, स्टेटस, मनी या अप्रूवल को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं, तब उसका कंट्रोल हमारे ऊपर बढ़ जाता है। अब वह चीज सिर्फ हमारी इच्छा नहीं रहती, हमारी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी बन जाती है, और नेसेसिटी फियर पैदा करती है। यही कारण है कि कई बार जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम उससे डरने लगते हैं। सोचिए, आपने एक बिजनेस शुरू किया और मन में तय कर लिया कि इसे हर हाल में सक्सेसफुल होना ही है। अब हर सेटबैक आपको इंफॉर्मेशन नहीं, पर्सनल फेलियर लगता है। एक कस्टमर चला गया तो लगता है सब खत्म हो रहा है। सेल्स कम हुई तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है।